इतनी बड़ी गहरी अंधी गूंगी हो गई है कि क्योंकि इस सरकार को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। आप अभी देख लीजिए राजस्थान में अनपढ़ मुख्यमंत्री बना दिया, और जब वो प्रधानमंत्री को ही मुख्यमंत्री बना रहे, बताओ। जो सरकार ऐसे आदमी को लेके आ रही है जो अनपढ़ को, तो उनको भी प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बताया जा रहा है। क्योंकि अब यही तो उन पर ये नहीं पता कि छोटा बड़ा कहाँ पाएगा। जब खुद तो प्रधानमंत्री अनपढ़ है तो दूसरों तो अनपढ़ तो होंगे ही। और मैं एक चीज बताना चाहता हूँ भाई दोस्तों, इस हमारे देश के अंदर जितने भी टीचर हैं, जितने भी योग्यता पढ़ाने वाले लोग हैं, उनको निकाला जा रहा है। अगर वो डॉक्टर रितु जी और हमारे लक्ष्मण यादव जी, डॉक्टर रितु जी का रीजन पूछ रही है ना, रीजन तो बताओ किस वजह पर निकाला जा रहा है। और इनका जो यहाँ का दिल्ली प्रशासन है, उनका जवाब यह आता है जातिवादी के ऊपर, और जातिवादी फैलाने वाले लोग यही है। और दिल्ली विश्वविद्यालय आपका गली के अंदर ये देख लीजिए, ये जो दीवार है, इस साइड में जो आरएसएस की शाखा चलती है। जब इन जैसे लोगों की भाषा बोलते हैं तो ये इन लोगों को, जो हमारे लोग जो दलित समाज से आते हैं, वो तो इन तरीके से भाषा नहीं बोल सकते ना, वो क्योंकि ऐसी भाषा का वो प्रयोग नहीं करेंगे वो। तो इन लोगों को ऐसे व्यक्ति चाहिए कि इन जैसे भाषाओं का प्रयोग करें। क्यों? कि हम नहीं चाहते हमारा देश आगे बढ़ेगा। और आपने देश के प्रधानमंत्री जी ने खुद बोला दिल्ली के लाल किले से कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। अब बेटी कहां पढ़ रही है? नहीं पढ़ पाएंगी ना, तो बेटी बचेंगी कहां से? हाथरस कांड में देख लीजिए, प्रज्ञा मिश्रा जी को उन्होंने एक दलित बेटी का जवाब उठाया था, उनका आवाज उठाई, तो यूपी के मुख्यमंत्री अरविंद योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने उसको प्रज्ञा मिश्रा जी को जेल में पटकने का काम किया। क्योंकि एक छोटे छोटे केसों में उनको धारा में बनाकर उनको जेल में डालने की कोशिश की जाती है। आज मुझे ये बता दीजिए, एक पहलवान की बेटी जो पहलवान मेडल लेके आते पूरे देश के लिए, और वही देश के प्रधानमंत्री इस बात को बोलते हैं एक हरियाणा की बेटी नहीं है, एक मेरे परिवार की बेटी है, मेरे एक घर के मेंबर है। आज वही मुखिया उस बेटी के साथ में अत्याचार किया जाता है, और वही एक तरफ संसद में उद्घाटन करते हैं, दूसरी तरफ बेटियों पर अत्याचार होता है, उनके कपड़े फाड़े जाते हैं। तो दोस्तों मैं एक चीज मैं बताना चाहता हूं, आज जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा, हम इस यूनिवर्सिटी की धरती को खाली नहीं कर पाएंगे। हम एक है, हम एक है। जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। तो ये मैं एक चीज में मैं बताना चाहता हूं आज, क्योंकि हम इस पैमाने के नीचे बैठे हैं, और यहाँ का जो प्रशासन, दिल्ली प्रशासन है, हमारे ऊपर इतनी बड़ी निगाह रखता है, चील कौवा की तरह निगाह है उनकी। क्योंकि आज तक ये बता दीजिए, इन बेटी की आवाज उठाने की बात करती थी स्मृति ईरानी, सिलेंडर लेके आपके आगे चलती थी वो, और जब कोई बात आती थी तो घर में घुस जाती थी। आज वो बेटी की आवाज आ रही है, क्या उनको बेटी की आवाज सुनाई नहीं दे रही? क्योंकि वो मुख्यमंत्री, ये स्मृति ईरानी जी, इन लोगों ने क्या करा, आपने देखा अभी बीच में संसद में कल परसों ब्लास्ट बॉम्ब करवा दिया, और ये दूसरी पार्टी के ऊपर रख देगा, उन्हों की चालबाजी है। खुद के सांसदों ने उनको भेजा गया, क्योंकि मोदी पे अटैक करने वाले इन्हीं के लोग हैं, और ये दूसरों को क्लेम देते कि वो फलाने के लोगों ने करवा दिया, उन पार्टियों ने करवा दिया। क्योंकि हमारे देश के अंदर ईवीएम को लाने वाला कौन था?
ईवीएम को लाने वाला कांग्रेस थी, इस्तेमाल कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी के लोग, और देश की जनता को इस्तेमाल कर रहा है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग। क्यों? हमारे आप जैसे ही व्यक्ति, हमारे जैसे भाई साहब जो भैया जी हैं, उन लोगों को क्या करते हैं, चलो आरएसएस में ज्वाइन करा देते हैं। अब ये क्या सोच रहे हो तुम, आरएसएस में बड़ी सीख मिलती है? नहीं मिलती है, शिक्षा नहीं मिलती है आरएसएस में जाने से। आपने देखा फरीदाबाद हरियाणा के अंदर बिट्टू बजरंग दल को क्यों मारा गया? क्योंकि एक महिला पे अटैक किया उन्होंने, एक बेटी को मारा गया, उनके चाकू गूंद गूंद कर मारा गया। यही आरएसएस से बजरंग दल एक ही जॉइंट है इनका, इन लोगों का एक ही जॉइंट है। और ये जो बाबा साहब का नाम लेते थे, पंजाब के अंदर जो सरकार बना के बैठे ये लोग, और इन लोगों ने क्या करा, बाबा साहब का जय भीम का नारा लगाया पंजाब के अंदर जाकर, और पंजाब में इन्हें भरोसा दिया कि बिजली फ्री देंगे और किराया फ्री होगा महिलाओं का। इन्हें एक झांसा दे दिया, और इन लोगों ने देखा बाबा साहब का नारा लगाते थे, और वही आज ज्यादा दूरी पे नहीं है अरविंद केजरीवाल जी की कोठी। क्या उनको दिखाई नहीं दे रहा बेटी का? क्यों? कि एक ऐसे व्यक्ति जो बाबा साहब का नाम लेकर वोट मांगकर आज वो बाबा साहब का नाम बेचने का काम कर रहे हैं। वो लोग जो संविधान बनाया, बाबा साहब ने एक चीज बोली थी कि जब संघर्ष करते हैं तो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। बाबा साहब ने क्या क्या नहीं सहन किया, उन्होंने बाबा साहब ने क्या क्या परिस्थितियां गुजारी। बाबा साहब ने जब धोखा दिया था, उन्होंने धोखा दिया, और ये लोग आज मैं बताना चाहता हूं दोस्तों अपने बीच में, आज 112 दिन हो गए, अभी तक क्यों नहीं सुनाई दे रही सरकार को? क्योंकि सरकार अंधी हो गई, बहरी हो गई। इस सरकार से तो हमें इतना भरोसा नहीं कि हमें इंसाफ दिला पाएगी। जब कोर्ट ने आदेश दे दिए, इतनी बड़ी धारा लगा ली, देख लीजिए 4 धारा लगाई है, और दिल्ली प्रशासन ये दवा देता है एक बड़े कॉलेज की प्रिंसिपल है इसलिए हम अरेस्ट नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? अगर यहाँ का कोई व्यक्ति, अगर ये भाई साहब अगर कोई नेक कमी हो जाए और 112 पर फोन कर दे, पुलिस जांच नहीं करेगी, उससे पहले जेल में डाल देगी, और डाला भी है। कितने लोगों को नहीं जेल हुई? किसानों को जेल हो गई, किसानों पे कितने मुकदमे नहीं लगे पड़े। पहलवानों के धरने पे जब अरेस्ट हुई थी, वो अभी तक मुकदमा तक चल रहा है, अभी केस अभी तक चल रहा है, वो अभी केस फाइनली नहीं हुआ। क्यों? इस सरकार के अंदर जो इनकी आवाज उठाएगा वो अंदर जेल में जाएगा। क्यों? क्योंकि सच्चाई अगर बोलेगा, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिर्ची लगती है। अगर बेटी की आवाज उठाएगा तो इनको मिर्ची लगती है। कोई मजदूर की आवाज उठाता है या गरीब की आवाज उठाता है तो इनको मिर्चियां लगती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से बोला था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे। क्या 2 करोड़ रोजगार इस देश के कितने युवाओं को मिला है? 15 लाख हर गरीब मजदूर के खाते में देंगे। कितने 15,000 रुपए खाते में मिले बता दीजिए। क्योंकि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने जुमलेबाजी प्रधानमंत्री है, और ये बोलते हैं प्रधानमंत्री, जुमला प्रधानमंत्री, देश का प्रधानमंत्री नहीं है। इन्होंने प्रधानमंत्री जी ने बोला ना देश झुकने दूंगा, ना देश बिकने दूंगा, और देश बिक भी गया और देश झुक भी गया, और देश अडानी अंबानी के जाके गहने में धर दिया। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कितना तगादा ले लिया, कितना कर्ज ले रखा है कि आप लोगों के अगर अपने कपड़े फेंक दोगे ना, जब भी नहीं चुका पाओगे। इतना कर्ज ले लिया इन्होंने। तो हम तो यही चाहते हैं कि आज हमारा तो संघर्ष जारी रहेगा, और लोग कुछ बोलते भी है। हमने एक अभी व्यक्ति आए थे कुछ दिन परसों, और ये बोले कि धरना खत्म हो गया, उखाड़ दिया। खुद वही लोग बोलते जो कि यहाँ आते लोग बेड़ा यहाँ बैठ के जाते हैं, चाय पी के जाते हैं, वो लोग खुद बोलते जाते हैं।
तो वो लोग इन लोगों के बहकावे में ना आए। और हम तो ये चाहते हैं कि हम जब तक आगे और बेहतर बोलना चाह सकते हैं, बोल सकते हैं। अभी चलो ठीक है। मनोज जानी जी जो झारखंड से आए, पैदल यात्रा करके आए ये, तो इस हम इनका भी बहुत बड़ा योगदान मानते हैं। जो पैदल यात्रा झारखंड से पैदल यात्रा दिल्ली के अंदर आए और इन्होंने 12 मांगे थी, 12 प्रॉप मांगे थे। और दिल्ली प्रशासन इनको अभी, मैं ये कह रहा हूँ, अगर कोई बीजेपी वाला अगर कोई परमिशन मांगता है ना जंतर मंतर पर बैठने के लिए, उनको लिखत दे देते, ले बेटा जब बैठ जा रहा हूँ। और ये भाई, इन जैसे भाई साहब के लिए, क्योंकि ये देश के लिए आते हैं, देश के खातिर रहते हैं, तो इन लोगों की क्यों नहीं परमिशन होती थी? क्योंकि जंतर मंतर बिक चुका है। जब लाल किला बिक गया तो जंतर